नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। वर्गीकरण के बुनियादी जैविक नियमों से लेकर पृथ्वी के सबसे गहरे और अंधेरे महासागरों के रहस्यों तक आज हम इस पूरी जटिल दुनिया को डिकोड करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, हमारी पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन यानी 87 लाख प्रजातियां होने का अनुमान है। जरा सोचिए, इतनी विशाल संख्या को हम कैसे समझें, इन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए। खैर, यहीं पर विज्ञान और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हमारी मदद के लिए आते हैं। तो आज के हमारे सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम प्राणी जगत का परिचय और वर्गीकरण के नियम देखेंगे। फिर कुछ प्रमुख संघों और उन्हें याद रखने की मजेदार ट्रिक्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम स्तनधारियों, खासकर महान कपी और शेरों के बारे में जानेंगे। और अंत में गहरे समुद्र के कुछ अनसुलझे रहस्य। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, प्राणी जगत का परिचय और वर्गीकरण के नियम। एनसीईआरटी के बुनियादी जैविक नियमों को देखें तो जीवों को बांटने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है सममिति या सिमेट्री। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो स्पंज जैसे एकदम शुरुआती जीव असममित होते हैं, यानी आप उन्हें किसी भी एंगल से दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। वहीं जेलीफिश जैसे जीवों में अरीय सममिति होती है। और इंसानों जैसे जटिल जीवों की बात करें तो हम में द्विपार्श्व सममिति होती है, मतलब केवल एक ही ऐसा प्लेन है जो हमारे शरीर को ठीक दो समान हिस्सों में बांट सकता है। वर्गीकरण का एक और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है जीवों का आंतरिक शरीर, खासकर प्रगुहा यानी किलोम। अब ये क्या है? दरअसल ये शरीर के अंदर की वो खाली जगह है जहां हमारे जटिल आंतरिक अंग सुरक्षित रहते हैं और विकसित होते हैं। अगुह्य जीवों में ये जगह बिल्कुल नहीं होती। कूटगहुये जीवों में एक नकली या फॉल्स कैविटी होती है, लेकिन प्रगुही जीवों में एक सच्ची प्रगुहा होती है, जो सच में उच्च स्तरीय जीवन की एक बहुत बड़ी पहचान है। अब जरा विकास के इस क्रम पर गौर कीजिए। पोरिफेरा जैसे जीव बिल्कुल बेसिक कोशिकीय स्तर पर काम करते हैं। जैसे जैसे हम नाइडेरिया यानी जेलीफिश तक पहुंचते हैं तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक या टिश्यू बनाने लगती हैं। और प्लैटीहेल्मिन्थीज जैसे चपटे कृमियों में ये विकास अंग के स्तर तक पहुंच जाता है ना कमाल की बात? ये हमें साफ दिखाता है कि जीवन कैसे धीरे धीरे इतना जटिल होता गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, प्रमुख संघ और उन्हें आसानी से याद रखने की ट्रिक्स। जीव विज्ञान के ये भारी भरकम नाम याद रखना कभी कभी मुश्किल लगता है, राइट? लेकिन ये बहुत आसान है। पोरिफेरा संघ के लिए बस इतना याद रखिए, सिली स्पंजेस एग्जिस्ट। सिली से साइकन, स्पंजेस से स्पॉन्जिला जो मीठे पानी का स्पंज है, और एग्जिस्ट से यूस्पॉन्जिया यानी बाथ स्पंज। इसी तरह प्लैटीहेल्मिन्थीज के लिए याद रखें प्लीज फ्राई टैपियोका, पी से प्लिनेरिया, एफ से फेसियोला यानी लिवर फ्लूक, और टी से टीनिया सोलियम यानी टेपवर्म। हो गया ना आसान? यही मजेदार फॉर्मूला थोड़े उच्च स्तर के संघों पर भी काम आता है। एनेलिडा, जहां से जीवों में सच्चे खंडीकरण या सेगमेंटेशन की शुरुआत होती है, उसे आप नाइस अर्थ लव्स से याद रख सकते हैं। नाइरिस, अर्थवॉर्म और लीच। और इकाइनोडोमेटा जो अपनी कांटेदार त्वचा के लिए मशहूर हैं, उनके लिए याद रखें ऑल इकाइनोडर्म्स आर ऑड, यानी एस्टीरियास या स्टारफिश, इकाइनस, एंटीडॉन और ओफ्यूरा। सिंपल। चलिए अब भाग 3 की बात करते हैं, संधारी, जिसमें हम जानेंगे महान कपी और शेरों के बारे में। अगर हम महान कपियों के विकास के इतिहास को देखें तो ये कहानी वाकई दिलचस्प है। आज से लगभग 80 लाख साल पहले चिंपैंजी और बोनोबो मानव विकास की रेखा से अलग हो गए थे। और अगर हम इवोल्यूशन के विशाल पैमाने पर देखें तो बहुत ही हाल में, यानी सिर्फ 20 लाख साल पहले, बोनोबो खुद चिंपैंजी की लाइन से विभाजित हो गए। और अब इस चौंकाने वाले आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 98.7%। जी हां, चिंपांजी और इंसान अपना लगभग 99% डीएनए शेयर करते हैं। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि ये जीव हमारे खुद के विकास, हमारे व्यवहार और हमारी बायोलॉजी को गहराई से समझने के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का असर किसी समाज के ढांचे पर कैसे पड़ता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इन कपियों में दिखता है। एक तरफ गोरिल्ला है जो एक बहुत ही स्थिर परिवार में रहते हैं। इनका लीडर एक ताकतवर सिल्वरबैक नर होता है जो सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। दूसरी तरफ बोनोबोस हैं। बोनोबोस एक मात्र सत्तात्मक समाज में रहते हैं। अलग थलग पर्यावरण ने उन्हें कुछ इस तरह विकसित किया है कि वहां सबसे अनुभवी मादाओं का एक समूह पूरे समाज का नेतृत्व करता है। बिल्कुल अलग डायनामिक्स।
लेकिन जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो हमारे सामने एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा भी है। 1990 के दशक से लेकर अब तक जंगली शेरों की आबादी में 43% की भारी गिरावट आई है। इसका सबसे बड़ा कारण है उनके प्राकृतिक आवास का खत्म होना और इंसानों के साथ उनका लगातार बढ़ता संघर्ष। सवाना के इन असली राजाओं की तुलना अगर हम समुद्र के शेरों से करें तो चीजें काफी रोचक हो जाती हैं। जमीन वाले शेर सवाना में अपने पूरे प्राइड के साथ मिलकर शानदार तरीके से शिकार करते हैं, लेकिन समुद्री शेर वे दरअसल वॉलरस के रिश्तेदार हैं। वे समंदर में मौका देखकर शिकार करते हैं और तटीय इलाकों में अपनी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाकर रहते हैं। और इसी के साथ हम जमीन से उतरकर सीधे पानी की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो आइए भाग 4 में प्रवेश करते हैं। गहरे समुद्र के रहस्य, एक बिल्कुल ही अंधेरी और अनजान दुनिया। समंदर की अथाह गहराइयों में खोज करना हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन अब ईडीएनए यानी एनवायरमेंटल डीएनए तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। अब हमें कैमरे या बड़े जालों की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक बस अत्यधिक गहराई से पानी का सैंपल लेते हैं, उसे फिल्टर करते हैं और जीवों द्वारा पानी में पीछे छोड़े गए जेनेटिक निशानों की मदद से उन दुर्लभ जीवों की सटीक आनुवंशिक पहचान कर लेते हैं। और आपको पता है ये तकनीक हमें कितनी गहराई तक ले जा चुकी है? 4510 मीटर। जी हां, 4.5 किलोमीटर नीचे। हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक रिसर्च टीम ने समुद्र की सतह से इतनी ज्यादा गहराई वाले अंधेरे में भी इसी तकनीक की मदद से जीवन के एकदम चौंका देने वाले निशान खोज निकाले हैं। इस खोज पर डॉक्टर लीसा कर्किंडेल के शब्दों पर गौर करें। उन्होंने कहा कि ईडीएनए प्रोटोकॉल का उपयोग करके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर जायंट स्क्विड का पता लगने का ये पहला रिकॉर्ड है और पूर्वी हिंद महासागर में इसका सबसे उत्तरी रिकॉर्ड है। जरा सोचिए, पानी में मिले सिर्फ कुछ जेनेटिक निशानों से जायंट स्क्विड जैसे इतने बड़े और दुर्लभ जीव को खोज निकालना विज्ञान के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। और ये जीव यानी जायंट स्क्विड खुद में गहरे समुद्र में रहने के लिए प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ये 13 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। वजन 275 किलोग्राम तक हो सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनकी आंखें 30 सेंटीमीटर यानी एक बड़े पिज्जा के आकार की होती हैं। समंदर की अथाह गहराइयों के उस घने अंधेरे में जीवित रहने और देखने के लिए ये एक अविश्वसनीय अनुकूलन है। तो ये सब जानने के बाद एक विचार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ईडीएनए तकनीक सिर्फ एक स्टडी में 226 प्रजातियों का पता लगा सकती है, तो इस विशाल महासागर के उन 95% हिस्सों में और क्या-क्या छिपा होगा जिन्हें हमने आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। ये प्राणी जगत इतना विशाल है कि हर नई खोज बस यही एहसास कराती है कि अभी तो हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।